हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात 8:50 में, है ना। रात 8:50 में हिंदी की एक क्लास होती है, जबरदस्त क्लास होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेड एग्जाम की कर रहे हैं, है ना, या कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें से हिंदी आती है, तो आप डेली को डेली यहाँ पर देखें। अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो यकीनन है कि आप लोगों की हिंदी में स्पीड भी बढ़ेगी और बेहतर आप स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, एक बुक आपकी होना चाहिए आपके पास, जिससे थ्योरी आप लोग अच्छी तरीके से कवर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर बेसिक की जो वीडियो है वो भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में बेसिक की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को तो एक बार सभी लोग कन्फर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, नमस्ते सभी को, राम राम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, कह रहा है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई है। चलिए, जय श्री कृष्णा। चलिए बताइएगा, भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था भोजपुरी जो आपके मगध में था, अर्थात बिहार में था, और बिहार की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मगधी अपभ्रंश है, तो जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये देखा जाए तो बिहार में महत्वपूर्ण बोली बोली जाती है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो भोजपुरी का नामकरण भी दोस्तों भोजपुर के नगर से हुआ है। बनारस में, चंपारण में, सारण में, छोटा नागपुर में काफी जगह बोली जाती है भोजपुरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है। अर्थात जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर टू की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मगधी जो आपकी थी वो बिहारी थी, है ना। मगधी जो था आपका बिहारी था, उसी के नीचे है, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत तो परिवर्तन होगा, अर्थात अर्धमगधी कर दीजिए, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्धमगधी अपभ्रंश ये पूर्वी हिंदी आपका विकास हुआ है। और दोस्तों याद रखिए, पूर्वी हिंदी में जो आपकी बोलियां होती हैं वो होती ए बी सी, है ना। क्या होता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं जो आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं। जो कि जवाब देखिए सबके आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। मतलब पश्चिमी हिंदी में देखा जाए तो सबसे प्रमुख बोलियों में से जो स्थान आता है वो आपके ब्रज भाषा का आता है। दोस्तों याद रखिए, ब्रज भाषा, इसका क्षेत्र काफी बड़ा होने की वजह से इसको भाषा भी नाम दिया गया है। यहाँ पर याद रखिए इसे बोली ही है ना। ब्रज भाषा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और ब्रज का अर्थ होता है क्या, पशुओं और गायों का एक समूह होता है जिसे बोलते हैं चारागाह, है ना। और इसका जो विकास हुआ है वो आपके अपभ्रंश से हुआ है। कौन से, तो शोर श्रेणी अपभ्रंश से हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 4 में कि ब्रज भाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। ब्रज भाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। अभी हमने बताया कि भैया ब्रज भाषा की अगर बात किया जाए तो ये आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा, बदायूं, बरेली, ये आसपास क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन, यहाँ पर सरगुजा, सरगुजा तो ऑप्शन हमने नहीं पढ़ाया है, तो आप कहेंगे सरगुजा, इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्न में लिखित में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन देना है। जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं, है ना, वो अगर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों ने जहां से भी तैयारी किया है अच्छी तैयारी किया है। तो चलिए बताइएगा दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। बड़ा अभी आपको दीर्घ दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, ए है, ओ है, ये सब चीजें तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे तो किसे कहेंगे। चलिए बताइएगा, यहाँ पर 5 को ऑप्शन देना है। 5 को ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं आपका ए नंबर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बी भी कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बी दे रहे हैं तो उनका तो गलत ही है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। दीर्घ स्वर में जो आपका आता है, यहाँ पर याद रखिए दीर्घ स्वर में आपका आएगा कौन है, यहाँ पर बड़ा आ हो गया, है ना, यहाँ पर बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये होते हैं। लेकिन ये जो आपका दिया गया है बी सी डी दिए गए हैं, ये होते हैं क्या, इनको कहते हैं दीर्घ तो कहते हैं, लेकिन इनके साथ इनमें एक होता है क्या, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन लगाएंगे ए नंबर आपको लगाना है। ठीक है, राधे राधे भैया, राधे राधे।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। अब इसमें से आप बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर पिछले वाले में हमने गलती किया था, लेकिन इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दीर्घ आपने बताया था कि सर यहाँ पर जो बड़ी ई है वही आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है। आप कहेंगे सर गाय काली है कि गोरी, हमको नहीं मालूम है। जब यहाँ पर गाय आ गया है तो आपका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, जातिवाचक आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या बनेगा। यहाँ पर जो आप देना है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो भैया आप कहेंगे गांधी को फिर यहाँ पर कहा गया राष्ट्रपिता, है ना। तो यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका जवाब 8 नंबर में ऑप्शन आ रहा है। काफी प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्तिवाचक से यहाँ पर भाववाचक दे रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर देखिए ए नंबर तो आपका नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक तो होगा, इतना कंफर्म है कि भैया व्यक्तिवाचक से, ठीक है, व्यक्तिवाचक से क्या जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जातिवाचक दे दिया है, तो गांधी कोई जाति है क्या। गांधी की बात हो रही है, गांधी तो एक ही थे आपके। जब एक ही थे इसका मतलब आपको लोग इसको भी नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ गया कि व्यक्तिवाचक से यहाँ पर भाववाचक कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जाति कहेंगे तो आप बताइए गांधी क्या बहुत थे क्या, सिर्फ एक ही की बात हो रही है। जब एक ही गांधी की बात है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आप डी लगाइएगा। यहाँ पर ऑप्शन आगा डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है भवानी का पुल्लिंग क्या होता है। भवानी का पुल्लिंग पूछा गया है, बताइएगा भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है और आप कहेंगे सर भवानी का पुल्लिंग होता है क्या। यहाँ पर भव होता है। क्या होता है, भव होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, भव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कहते सर भगवान का स्त्रीलिंग क्या बताइएगा। अगर भगवान का स्त्रीलिंग होता तब आप लोग कहते भगवती। क्या, अगर भगवान का स्त्रीलिंग पूछ लेता तो आप लोग भगवती कहते, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। तो बनावट कैसी है, छाता कैसा है ना, सूर्य कैसी है, सूर्य कैसा है, अमरूद कैसा है। आपने कहा सब पुल्लिंग नहीं है, मात्र एक यहाँ पर कौन सा, बनावट कैसी है, क्योंकि जब कैसी से आंसर आता है वो स्त्रीलिंग होता है। बाकी अगर कैसा से आता है तो छाता कैसा है, सूर्य कैसा है, अमरूद कैसा है, तो आप कहेंगे ये तीनों क्या है, तो आपकी पुल्लिंग हो जाएंगे। जय भीम भैया, जय भीम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। बताइएगा कि मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मैं का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है, हम होता है। और हम जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। केवल प्रयोग बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर देखिए पाठक दिया है, प्राण दिया है, नदी दिया है, स्त्री दिया है, लेकिन ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपके प्राण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और ये बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताना है। हमने बताया था भैया यह दिया होता है या तो वह दिया होता है, यह और वह ये शब्द होते हैं निश्चय। ये मेरी पतंग है तो है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक बताना है। तो कहेंगे वह एक अच्छा छात्र है और निश्चय क्या है, तो हमने बताया वह जो आपका है ये क्या है, निश्चय है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे चलिए देख लेते हैं कौन सा विशेषण यहाँ पर नहीं है। तो भैया आपसे कह रहा है सज्जन पुरुष ये गुण आपका है, गुणवाचक विशेषण है। दुर्जन ये भी गुणवाचक विशेषण है। सुकुमार दोस्तों देखा जाए सुकुमार ये भी गुणवाचक है। यहाँ पर दिया है मानस, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि मानस विशेषण नहीं है, जबकि सभी क्या है वो आपकी विशेषण, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है। कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए भाई आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है आगामी है ना, ये भी आपका है। शांत भी विशेषण है, काला भी है, लेकिन तुम नहीं है।
क्योंकि जो तुम है ये क्या है, आप कहेंगे सर तुम जो होता है ये सर्वनाम होता है, और जब सर्वनाम होता है तो ऑप्शन लगा दीजिए, आपका डी नंबर है और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से एक आपकी अकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 17 नंबर आपका दिया गया है अकर्मक क्रिया, तो आपको पहचान करना है काटना, बोना, धोना और रोना। दोस्तों क्या बोता है, क्या बोना है, क्या धोना है, क्या काटना है, सबका मजा आ रहा है, लेकिन क्या रोता है आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर मेरे को नहीं मालूम है क्या रोता है। तो आप कहेंगे सर रोना जो आपकी है क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मतलब मूल अकर्मक धातुएं अगर हैं, है ना, और उन्हें प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं होती हैं, उन्हें कहते क्या हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं साधित सकर्मक धातु। क्या बोलते हैं, साधित सकर्मक धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से एक करण कारक विभक्ति को आपको प्रयोग किया गया है। करण कारक विभक्ति जो आपकी है वो आपकी किस में प्रयोग हुआ है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। भाई देखा जाए तो करक कारक यही हो सकता है ना। यहाँ पर करण से के द्वारा पैरों से, प्राणों से, समुदाय से, है ना, देश से, काल से, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए है, तो से होगा कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए करण से। आप कहेंगे सर करण से जो ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। यहाँ पर जवाब देना है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा है। चलिए छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, गए थे। क्या गए थे। अब जब हमने कहा कि सर जी वो स्कूल गए थे, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, संदिग्ध है, सामान्य है, अपूर्ण है। आप कहेंगे सर जी गए थे ना, छात्र स्कूल गए थे, क्या कर दें भैया, यहाँ पर आंसर क्या कर दें, छात्र स्कूल गए थे। तो ये आपका है ए नंबर पूर्ण भूतकाल है। क्या है, पूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर पूर्ण भूतकाल आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो वे आए थे, वे आए थे, वे सोकर उठे, इसमें द्विकर्म हो गए हैं। वे सोकर उठे, इसका मतलब ये इसमें दो चीजें हैं। यहाँ पर वे आए थे, यहाँ पर ये वाक्य जो है वो आपका पूर्ण है, वो भी पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जवाब देना है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है मुझसे, क्या दिया है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है। चलिए जवाब देना है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता है, या इस वाक्य का वाच्य पूछा गया है। आपका आंसर 23 में राइट क्या हो जाएगा। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी क्या होता है, भाववाच्य होता है, तो उसमें क्रिया जो होती है क्या होती है, क्रिया। याद रखिए भाववाच्य में जो क्रिया होती है हमेशा अकर्मक क्रिया होती है ना। और अकर्मक क्रिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर खड़ा हुआ, अर्थात आपका पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबका सही है। याद रखिएगा आपका ये नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से भाववाच्य कौन सा है। अब क्वेश्चन को समझकर जवाब देंगे, यहाँ पर बताना है। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। पढ़ाई पर भी ध्यान देते चलिएगा, राधे राधे, गुणगान करते रहिए। यहाँ पर दोस्तों भाववाच्य दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बैठा और निगेटिव दोनों चीज आपका आ गया ना, तो बैठना क्या है आपकी, ये क्या बैठा जाता है, तो आप कहेंगे क्या पता, तो बैठा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। जब अकर्मक क्रिया होती तब आपका भाववाच्य बन जाता है, तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में दिया गया है क्या कि अव्यय प्रयोग किया गया है, ये किस वेद का उदाहरण आपका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर सखियों सहित गई है ना, जब सखियों सहित गया है तो आप कहेंगे यहाँ पर संबंध हुआ है। यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है
आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आप कहेंगे जो भर दिया गया है, भर ये है क्या? तो भैया आप कहेंगे ये संबंध है, विशेषण है, भाव है, समुदाय है। तो आपका 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया रात भर अर्थात ये संबंध को दर्शा रहा है कि मैं रात भर जागता रहा, तो संबंध सूचक अव्यय ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयन करना है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द, ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल भी मिला था। यहाँ पर जो आपका लगा है क्या, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आम्र दिया गया है और जिसमें भी आपका र लग जाता है इस प्रकार से, या ऊपर उड़ जाता है या कृष्ण वाला हो जाता है, वो आपका हमेशा यही होता है। ऑप्शन में आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंगीठी का तत्सम क्या होता है? जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका तद्भवी होता है, और आपसे पूछा है इसका तत्सम, तो आप कहेंगे सर अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। मतलब ऑप्शन दोस्तों देखा जाए अग्निष्ठिका जो सही है वो कौन सा है? अग्निष्ठिका ऑप्शन ये वाला आपका सही, देखो बिल्कुल 100% है, ऑप्शन सी नंबर ए बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंख का पर्यायवाची इनमें से क्या है? बताइएगा कि आंख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन, पावक, पवसन या प्रभा। चलिए आंख में आप कहेंगे लोचन होता है, और लोचन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर लोचन बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है? अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है? आप कहेंगे सर अभ्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए अभ्र का पर्यायवाची दोस्तों आपका दिया गया है, और अभ्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? सभी को जवाब देना है। यहाँ पर आंसर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जो अभ्र का पर्यायवाची हो सकता है डबल डबल भी आ गई हूँ, है कि नहीं भाई? यहाँ पर जो आपका अभ्र के पर्यायवाची हैं वो आपके डबल डबल भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका होता है आसमान होता है और अंबर भी होता है, ठीक है ना? क्या होता है? आसमान भी होता है और अंबर भी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं? देखिए इसके अर्थ में क्या होता है, आसमान भी होता है और अंबर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अभ्र मतलब हो गया कौन? अंतरिक्ष, या बोल दीजिए सी नंबर है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है आकाश, है ना? ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है अल्पज्ञ का शुद्ध विलोम होता है बहुज्ञ, है ना? यहाँ पर जो आपका बहुज्ञ दिया गया है तो ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, और भी क्या हो सकता है? और कोई आपका दिया गया है, यहाँ पर सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? कह रहे सर जी और फास्ट पढ़ाइए, क्या हमको जापान का बुलेट ट्रेन समझ लिए हैं क्या? क्यों भाई, हमको जापान का बुलेट ट्रेन समझ लिए हैं क्या? चलिए इतना स्पीड में आज पढ़ा भी रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि हम 30 मिनट में लगभग 35 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं डेली का डेली, फिर भी कह रहे हैं और फास्ट पढ़ाइए और फास्ट पढ़ाइए। थोड़ा पढ़ते हुए चले, ऐसा नहीं कि हमने काम पूरा कर लिया। आप तो छोटे बच्चों वाला काम करते हैं जो क्लास 1 में पढ़ते हैं ना, 2 में, मम्मी मम्मी मुझको जो कॉलेज से काम मिला था ना स्कूल से, वो तो मैंने पूरा कर लिया, मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, है ना? तो लगता है कि आपकी ट्रेन छूटी जा रही है। पढ़ाई अच्छे से करिए, मन से करिए, जल्दीबाजी में करेंगे तो रोटी नहीं पकेंगी, ठीक है? चलिए अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? तो बहुज्ञ, जो कि ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए कि समानार्थी शब्द आपको दिया गया है, समानार्थी। अगर हम इनके कमेंट पर फोकस कर लें, जो बच्चे कहते हैं कि और फास्ट पढ़ाइए ना, उनके अगर कमेंट पर फोकस कर लेना, तो भाई अगर क्वेश्चन पूछे कि हम क्वेश्चन देते हैं और जवाब तुरंत आपका 100% सही आना चाहिए, तो 100% सही नहीं आएगा, 100% सही आ ही नहीं सकता है ना? बाद में कहेंगे, बाद में कमेंट आएंगे ही नहीं, भूल जाएंगे कि कहाँ गए गायब हो गए। चलिए चतुर आपसे दिया है, चतुर का समानार्थी क्या होता है? तो भैया चतुर का समानार्थी क्या हो जाएगा? यहाँ पर चतुर मतलब होता है चालाक, और चालाक कहाँ पर है? ऑप्शन डी पर दिया गया है, चालाक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका दिया गया है कि चतुर का समानार्थी नहीं है? अब यहाँ पर नहीं दिया गया है, जब नहीं दिया गया है तो आप क्या देंगे? कहेंगे सर चतुर का तीव्र बुद्धि होता है, हाजिर जवाब भी होता है, फुर्तीला होता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं होता है ना? यहाँ पर याद रखिएगा खुदगर्ज जो दिया है, खुदगर्ज नहीं होता, याद रखिएगा।
यहाँ पर खुदगर्ज मतलब होता है स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो कि वाक्यों के लिए एक सही विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ होता है ना, उसे बोलते हैं अद्य प्रसूत। क्या बोलते हैं? अद्य प्रसूत, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला होता है, जैसे होता है जन्म देने वाली, है ना, क्या जन्म देने वाली, अगर होता है जन्म देने वाली तब आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या प्रसू कह देंगे, प्रसू कहेंगे। दत्तक अर्थ जानते हैं, दत्तक अर्थ होता है गोद ली गई संतान होता है। यहाँ पर अंत्यज मतलब होता है जो निचली जात में उत्पन्न हुआ हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी, और अंधे की लकड़ी मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अंधे की लकड़ी मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक ही सहारा वही होता है उनका, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो भैया अक्ल का दुश्मन मतलब होता है महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? काक शब्द का सही अर्थ इनमें से बताइए। काक मतलब किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर काक जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए सभी को जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है और सबका जवाब भी यहाँ पर आ रहा है। तो भैया काक मतलब होता है यहाँ पर कौन? यहाँ पर आप कह सकते हैं अनिश्चितता। कुल मिला के देखा जाए ये इसे बोल सकते हैं व्यंग। क्या बोल सकते हैं? व्यंग बोल सकते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी बनेगा। काक शब्द का अर्थ इनमें से जो बनेगा 4 ऑप्शन में व्यंग इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है इन शब्दों में से कौन शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? अब आइएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अंत में जो आएगा इनमें से कौन आएगा? अब आप कहेंगे सर का तो सभी में कॉमन है ना, का के बाद इसमें रा दिया गया है, यहाँ पर ऋषि दिया और यहाँ पर ऋषि दिया गया है, यहाँ पर मा दिया गया है, यहाँ पर ला दिया गया है, या रा ला हुआ है ना, पा फा भा मा, इसका मतलब मा पहले आ जाएगा, सा यहाँ पर आएगा और इसके बाद लास्ट में वा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इन क्रम में देखा जाए तो कृषाणु है ना सबसे पहले आएगा, यहाँ पर कृषाण जो कि ऑप्शन ये होगा। इसके बाद कृषक आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्रम आता है ये 3 हो जाएगा, चौथे में आएगा आपका ये, और लास्ट में पूछा गया है तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रत्यार्पण में कह रहा उपसर्ग कौन सा है? प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है और आपसे जो उपसर्ग बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर इसे तोड़ने से क्या प्राप्त होगा? प्रतिधन अर्पण प्राप्त होगा। प्रतिधन अर्पण जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर शिक्षित शब्द आपका निकलेगा ही मूल शब्द, लेकिन जो सु दिया गया है वो क्या है? उपसर्ग होगा, मतलब ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, खिलौना शब्द में पूछा गया है मूल शब्द कौन सा है ना, ये पूछा गया था ना। तो आप कहेंगे सर खिलौना में मूल शब्द आपका है, तो यहाँ पर जो खेल आपका है खेल, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल धनौना ये होता है खिलौना, इसको ऑप्शन बी लगाइएगा। ए नंबर भी आपका नहीं है बेटा, क्योंकि जब इसे तोड़ा जाता है तो खेल धन औना बनता है, तो यहाँ पर याद रखिए खेल होगा ना कि ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन लगाइए आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि अतिथेय में प्रत्यय क्या है? अतिथेय में प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अतिथेय, अतिथि शब्द आपको निकलेगा और एक की मात्रा निकली है और साथ में ये दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है धातुष्मा में संधि पूछा गया है, कह रहा है धातुष्मा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? आप कहेंगे सर धातुष्मा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो धातु धन ऊष्मा क्या बनेगा? आप कहेंगे सर धातु धन ऊष्मा है, अर्थात ये बड़ा ऊ की मात्रा आई है
और बड़ा उ की मात्रा होती है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि आपसे पूछा गया है। दोस्तों स्वर संधि जो है यहाँ पर किसमें है? 46 नंबर में। तो 46 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। अगर हम आपसे पहले वाले में देखें तपोगुण में, तो आप कहेंगे सर तपा धन गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपा विसर्ग हो जाएगा और गुण बन जाएगा। तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। राम धन अयन, राम धन अयन यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। राम धन अयन हो जाएगा। वैसे इसमें दो संधियां आपकी होती है हमेशा, इसमें व्यंजन भी होती है और स्वर भी होती है। क्यों? क्योंकि राम धन अयन होता है तो आपका ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है, साथ में यहाँ पर राम धन अयन हो तो आपका बड़ा की मात्रा भी हो जाती है। तो ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है समास बताना है भरपेट। भर पेट है ना, खाली पेट है ना, आधा पेट। मतलब ये है कि ये जो शब्द आपका है यही क्या है? मेन है। अर्थात इसका जो प्रधान पद आपका है वो पहले आपका जुड़ा है पहले, और जिस समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, क्योंकि भैया आप भर पेट है, आधा पेट हो जाएगा, खाली पेट हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जिसका पहला पद प्रधान हो जाएगा वही आपका अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, गांठ कर, महात्मा और आमरण, है ना। आमरण दिया है, आभरण दिया गया है, कहीं ना कहीं आ लगा है और आ लगा है, तो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य में से पूछा गया है, तो की शब्द आएगा, किस में आएगा? ये जो आपका की शब्द आपका आएगा वो किस में आएगा? भैया हमने बताया था कि जो की शब्द होता है वो मिश्र वाक्य में आता है। याद रखिएगा कि कुछ आपके आश्रित शब्द होते हैं, जैसे कि आपको की शब्द लगा होगा और की नहीं मिलेगा तो आपको तो मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मिल सकता है, या तो जब कभी मिल सकता है। क्या? जब कभी शब्द मिल सकता है। वैसे जब शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे शब्दों से ज्यादा जुड़े हों तो हमेशा मिश्र वाक्य होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि और तथापि, है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, मिश्र वाक्य ही होगा। क्या? यहाँ पर भी आंसर आपका मिश्र वाक्य ही होगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तथापि, क्योंकि, जैसा, यदि, यद्यप, तथापि, जब, तब, तब, जहां, भले, ये शब्द आपके होते हैं, ये पहचान होती है मिश्र वाक्य की होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपका हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर जवाब देना है कि पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? यहाँ पर आंसर है, राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए पंजाब में जो दिया है, पंजाब में क्या आंसर बन जाएगा? चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा राम फिलौरी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। श्रद्धा राम फिलौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, ये किस प्रदेश से आपके जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये जो आपके हैं वो आपके कहाँ से हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है भैया जो आपके कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास आपके हैं, ये कौन से काल के क्या है संत हैं? तो ये सब भक्ति करते थे, और जब सब भक्ति करते थे तो आप कहेंगे सर ये आपके भक्ति काल से जुड़े हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि यहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? सभी को जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई सभी को जवाब देना है। कह रहा है कि कौन अष्टछाप का कवि है? चलिए दोस्तों याद रखिएगा, अष्टछाप कवियों में देखिए आपके सूरदास तो होते ही हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके हैं सूरदास। लेकिन दास नाम के कई लोग होते हैं, जैसे कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्ण दास है, नंद दास है ना। यहाँ पर छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये होते हैं जो ऑप्शन आपका है, आपका बी नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, यहाँ पर दिया गया है कर्म भूमि दिया है, रंग भूमि है, कायाकल्प है, लेकिन ध्रुव स्वामी नहीं है, क्योंकि ध्रुव स्वामी जो आपकी है वो जय संकल्प साथ की है। किसकी है?
जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनमें से बताना है किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके नामवर सिंह को दिया गया है, याद रखिएगा, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नामवर सिंह को जो दिया गया था ये 1971 में दिया गया था। कब? 1971 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इनकी कविता थी नए प्रतिमान, नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा संबंधित है। दोस्तों याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है ये संविधान की 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं ये सब में दिया जाता है। ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए अरे भैया यहाँ पर आइए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या कि कबीर की जो भक्ति का स्वरूप है वो आपका कैसा है। चलिए बताइएगा कि कबीर की जो भक्ति स्वरूप है वो कैसा है। तो कबीर की भक्ति रही है कैसी, आप कहेंगे निर्गुण भक्ति रहे हैं, है ना, ये निर्गुण भक्ति धारा से रहे हैं। ऑप्शन डी बनेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना इनमें से कौन सी है। तो आप कहेंगे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देखिए प्री प्रवास, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया गया है। और 32 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है मैला आंचल इनमें से राइट हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है गीत गोविंद, है ना, गीत गोविंद जयदेव की है। और अगर आपसे पूछे वैदेही वनवास किसकी रचना है, वैदेही वनवास किसके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा A+C बनेगा, A+C बनेगा, क्योंकि गीत गोविंद जयदेव की है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इस कारण से ऑप्शन क्या होगा, A+C आपका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। चलिए बताइएगा, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो दयानंद सरस्वती, जो कि आपको हमेशा पढ़ाया गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपकी कौन है। यहाँ पर जवाब देना है, आप ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने पाकिस्तान, यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर है, कमलेश्वर बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित रचना इनमें से नहीं है। आप कहेंगे सर चांद का मुंह टेढ़ा है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, भूरी भूरी खाक धूल आपके, लेकिन अंधा युग तो है नहीं है, क्योंकि अंधा युग जो आपके है वो आपके धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि किस लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देंगे।